इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए इजाजत मिल चुका है। पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से फाइनली गलवान वैली में स्टैंड अप की असली वजह बताई गई है। रशिया की तरफ से अभी चाइना के ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया है, जहां पर वो रशिया की सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जैसे कुछ और भी हाईटेक सिस्टम को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेके पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वर्जन को अभी एफआरसी यानी कि फ्लीट रिलीज क्लियरेंस मिल चुकी है और ये भारत का पहला इंडिजिनस मिसाइल है जिसको एफआरसी ग्रांट किया गया है। अभी तक कई बार एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका था और इसी दौरान इसकी सभी टेस्टिंग पैरामीटर उम्मीद से काफी बेहतर पाए गए थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एफआरसी मिलने के बाद फायदा क्या होगा, तो आसान भाषा में कहें तो जंग के दौरान अब इंडियन एयरफोर्स चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वेरिएंट की रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन Su-30 MKI के साथ अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ये 3300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और अगर सुखोई को बीच में रिफिल किया जाता है तो ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अभी हमारी Su-30 MKI की नंबर 222 स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट को इसको कैरी करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और सिर्फ कुछ ही सुखोई है जिनको ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए अपग्रेड किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इंडियन ओशन रीजन में हमें बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस दिलाने वाली है, जो कि काफी हद तक सही भी है। और सोर्सेस के मुताबिक 10 जून को डीआरडीओ, ब्रह्मोस एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर मिलिट्री एंड एयर वर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मीटिंग को बुलाई गई थी जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को एफआरसी ग्रांट किया गया था। और ये भी बताया गया है कि ये एक इनिशियल लेवल का एफआरसी था और आगे चल के जब इसे अपग्रेड किया जाएगा तो उसके बाद एक और एफआरसी ग्रांट किया जाएगा जो कि फाइनल एफआरसी होने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आप सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि कल रात को गलवान इलाके में इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुई मुठभेड़ में हमारे 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें एक कर्नल लेवल के ऑफिसर भी मौजूद थे। बदले में चाइना की तरफ से 5 कैजुअलिटी होने की खबर आई थी और उनके 11 लोग वहां पर घायल हुए थे, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर है वो काफी ज्यादा है जिसको चाइना अभी छुपा रहा है। और ये अपडेट सबसे पहले ग्लोबल टाइम की तरफ से दिया गया था। अब सवाल ये है कि कुछ ही समय पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बॉर्डर में दोनों ही तरफ से तनाव काफी कम है और चाइना वाले अभी पीछे हट रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से दोनों ही तरफ से मारपीट होने की खबर सामने आती है। इसमें अभी चाइना भारत को ब्लेम कर रहा है कि इसमें इंडियन ट्रूप्स की तरफ से पहले शुरुआत किया गया था और ये बिल्कुल 1975 की तरह है, जहां पर चाइना वाले भारत के ऊपर सारा दोष लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर जो चल रहा है वो तो आप सबको पहले से ही पता होगा, लेकिन अभी अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया है, जहां पर वो पूरा का पूरा गलवान वैली को अपना बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी को पीछे हटना चाहिए और इसी वजह से वहां पर तनाव बढ़ रहा है। और लगभग 45 इयर्स के बाद इंडो चाइना बॉर्डर में किसी की मौत हुई है और इस बार चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से एकदम से अनप्रोफेशनल वे में फाइट किया जा रहा है और वो लोग अभी रॉड या फिर लकड़ी में कांटे की तार बांधकर उससे हमला कर रहे हैं। अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग अभी शांति चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी गलवान वैली को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इंडियन आर्मी वहां से पीछे हटने वाली नहीं है और ये मुद्दा अभी बहुत आगे तक जाने वाली है। अगला अपडेट भी चाइना को लेके है। दोस्तों, ये बात आप सब जानते होंगे कि चाइना अभी जानबूझकर भारत के साथ, ताइवान के साथ या फिर हांगकांग में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है और वैसे भी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के रिलेशन काफी खराब चल रहे हैं। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि रशिया की तरफ से भी अभी चाइना के ऊपर कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन रशिया की तरफ से अभी चाइना के ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाया गया और खुफिया जानकारी चुराने का इल्जाम लगाया गया है। ये बात अभी रशियन मीडिया टास्क में पब्लिश किया गया था, जहां पर चाइनीज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अभी रशिया की कुछ खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा था और इसमें रशिया की वैलेरी मिट्टो नाम की एक इंसान को पकड़ा गया जो कि सेंट पीटर्सबर्ग की आर्टिक सोशल साइंस एकेडमी में प्रेसिडेंट है और ये चाइना की स्पाई एजेंसी को अभी रशिया की सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को पास कर रहा था। मिटको टेक्निकल साइंस के डॉक्टरेट होल्डर है और उनके पास रशिया की हाइड्रोएक्यूस्टिक रिसर्च और सबमरीन डिटेक्शन मेथड के बारे में काफी जानकारी थी। अभी उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, लेकिन अगर ये जानकारी सच्ची निकलती है तो चाइना और रशिया के संबंध पर इसका काफी असर पड़ सकता है
और साथ ही हमारे रशियन सबमरीन चाइनीज सबमरीन के अटैक के खिलाफ थोड़े वल्नरेबल पोजीशन में आ सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत को अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट मिलने वाली है। अब इस बार भारत को ये सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट मिलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट भी मिल जाता है तो तब भी पाकिस्तान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी जी की तरफ से दिया गया है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कुरैशी साहब अभी पार्टी बदल दिए हैं और हो सकता है अगले इलेक्शन में कराची से बीजेपी की तरफ से खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी अगली स्टेटमेंट की तरफ देखा तो वहां पर यह लिखा था कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलता है तो पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया था कि ऐसे स्टेटमेंट कोई इंसान तब दे सकता है जब आधे घंटे पहले वो किसी अंदरूनी कोने में जाके हार्पिक के साथ हकीम बाबा के चूरन का सेवन करके आया हो, क्योंकि सस्ता नशा करने के बाद कोई बंदा इतना हाई नहीं हो पाता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की 5 परमानेंट मेंबर में से भारत को 4 सपोर्ट करते हैं। सिर्फ चाइना इकलौता ऐसा देश है जो कि वहां पर भारत की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता है। और जिंगपिंग टिंग टिंग टिडिंग पता नहीं क्यों हर बार भारत की परमानेंट मेंबरशिप की फॉर्म के ऊपर 999 पिंग का स्टैंप लगा दे रहे हैं। अब 999 पिंग क्या है, इसका मतलब पबजी वालों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ वहां पर एक ही देश सपोर्ट करता है और बाकी 4 देश इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी पाकिस्तानी मैथमेटिक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो 1/5 और 4/5 के अंदर आप इक्वल सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम करता है और अगर आप इसको STD या ISD लेवल में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में 0 मिलेगा। उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।